गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी बेटा क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसे बहुत अच्छे से देखना। फ्रॉम वेरी बेसिक, बहुत बिगिनिंग से हार्मोन क्या है, इंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हमको पढ़ना क्या है, सब कुछ लेते हुए और आज हम लोग हार्मोन्स, अलग अलग तरह के हार्मोन्स के एक्शन ऑफ मैकेनिज्म तक इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो चलो देखो, एज वी नो दैट बेटा इंडोक्राइनोलॉजी में बेसिकली हम लोग ग्लैंड्स, हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स आर बेसिकली द स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स which secretes a chemical. This chemical goes and acts on another group of cell. इसे हम कहते हैं ग्लैंड। अब जिस केमिकल की मैंने बात की, जो ये ग्लैंड निकालते हैं, जो अदर ग्रुप ऑफ सेल मतलब अनदर ग्लैंड पर जाकर एक्ट करते हैं, what is actually this chemical? Yes, this chemical is actually the hormone. हार्मोन वो केमिकल है जो ग्लैंड्स द्वारा रिलीज किए जाते हैं और दूसरे ग्लैंड पर भेजकर अपने मैसेज को कन्वे करवाया जाता है, एक्शंस को प्रोसीड करवाया जाता है। तो अब अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ एनसीईआरटी, हार्मोन क्या है हम समझते हैं। तो बेसिकली बेटा एनसीईआरटी की लेटेस्ट डेफिनेशन पर अगर हम चले तो एनसीईआरटी इस हार्मोन को नॉन न्यूट्रिटिव, नॉन न्यूट्रिएंट, केमिकल मैसेंजर कह रही है। एनसीईआरटी अपने नए डेफिनेशन के हिसाब से हार्मोन को नॉन न्यूट्रिएंट, जिसमें कोई न्यूट्रिएंट कंपोनेंट ना हो, और एक केमिकल मैसेंजर, मतलब दिस केमिकल विल कैरी मैसेज टू नेक्स्ट ग्लैंड। और क्या कह रही है एनसीईआरटी इस हार्मोन के बारे में अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेफिनेशन, कि ये हार्मोन एक ग्रुप ऑफ सेल रिलीज करेगा। ये हार्मोन, ये जो केमिकल है वो एक ग्रुप ऑफ सेल द्वारा रिलीज किया जाएगा और ये केमिकल किसी दूसरे ग्रुप ऑफ सेल पर जाकर एक्ट करेगा और ये दोनों के दोनों ग्रुप ऑफ सेल डिस्टेंटली लोकेटेड होने चाहिए। कैसे लोकेटेड होने चाहिए? डिस्टेंटली, दूर दूर, तब जाकर हम इस केमिकल को हार्मोन कहेंगे। तो मैं इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दूं तो एक डेफिनेशन, लेटेस्ट एनसीईआरटी डेफिनेशन तैयार हो गई, जो आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। दैट हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल मैसेंजर secreted by a group of cell, a special group of cell which further acts on another group of cell. Both the group of cell should be located distantly to each other. ये एनसीईआरटी की लेटेस्ट डेफिनेशन है। अब मैं ट्रेडिशनल पुरानी एनसीईआरटी के डेफिनेशन पर चलूं हार्मोन के, तो पुरानी एनसीईआरटी के डेफिनेशन के हिसाब से इट वाज जस्ट अ केमिकल सीक्रेटेड बाय अ एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन अब सवाल है एनसीईआरटी ने इसको रिवाइज क्यों करा, लेटेस्ट डेफिनेशन लाने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि ऐसी पाई गई कि बहुत सारी बॉडी में ऐसे भी ऑर्गन्स हैं जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली ना होते हुए, एक ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड ना होते हुए भी वो हार्मोन केमिकल रिलीज कर रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल एएनएफ, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, व्हिच इज एक्चुअली सीक्रेटेड बाय ह्यूमन हार्ट, व्हिच इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड। You have gone through the name erythropoietin, which is released by kidney. It is not also a organized endocrine gland. तो इसका मतलब सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड्स ही नहीं निकालते हार्मोन। इस वजह से एनसीईआरटी को ये नए डेफिनेशन को रिवाइज करना पड़ा। दिस इज न्यू डेफिनेशन ऑफ एनसीईआरटी। दिस इज न्यू डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये याद रखिएगा। आया कि नहीं आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब हार्मोन की बात कर ही रहे हैं तो अब देख लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, बेसिकली ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर हार्मोन्स केमिकली, अब मैं कह रहा हूं हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर, इसका मतलब व्हाट इज अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन? वी हैव टॉक अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। सो केमिकली हार्मोन्स आर ऑफ टू टाइप्स। केमिकली, अगर मैं केमिकली देखूं तो हार्मोन्स दो टाइप्स के हैं हमारे पास। कौन कौन से? एक प्रोटीनियस नेचर के हार्मोन्स हैं, प्रोटीनियस नेचर के हार्मोन्स हैं, और दूसरे हमारे पास स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन्स हैं, स्टीरॉयड नेचर के। अब देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू केमिकली टाइप्स ऑफ हार्मोन्स।
प्रोटीनियस नेचर के हार्मोन्स, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल थायरॉक्सिन की बात कर लो, फॉर एन एग्जांपल एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन की बात कर लो, इंसुलिन वेरी मच फेमस हार्मोन, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्रोटीनियस नेचर हार्मोन। ठीक है, अब देखो स्टेरॉयड, याद रखना ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ दो जगह से स्टेरॉयड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, या कह लो दो ही ग्लैंड्स ऐसे हैं जो कि स्टेरॉयड नेचर के हार्मोन्स रिलीज करते हैं। फर्स्ट वन इज गोनैड्स एंड सेकेंड वन इज एड्रीनल कॉर्टेक्स। Not I am telling adrenal gland, only the cortex part of adrenal gland releases the hormone, basically nature of steroid। अब देखो गोनैड की बात करूं तो मेल्स में टेस्टिस क्या रिलीज करती है, मेल एंड्रोजन रिलीज करती है। मेल एंड्रोजन, बेसिकली ये मेल एंड्रोजन क्या है, टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन, यस इट इज अ स्टेरॉयड नेचर हार्मोन। फीमेल्स में मैं अगर बात करूं तो ये ईस्ट्रोजन है, इट इज ऑल्सो अ स्टेरॉयड नेचर हार्मोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स की मैं बात करूं तो ये भी दो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, बहुत सारे करते हैं वैसे तो, बेसिकली कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, ये भी स्टेरॉयड नेचर के हार्मोन्स हैं। तो हमारे पास ये चार हार्मोन्स आ गए स्टेरॉयड नेचर के, विच आर फर्दर रिलीज बाय गोनैड्स एंड द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, और बाकी जितने हैं ये सारे प्रोटीनियस हो जाएंगे। अब जब मैं कह रहा हूं कि केमिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, proteinous hormones and steroid hormones, so we have to also talk about the action mechanism of both these hormones, कैसे ये हार्मोन्स काम करेंगे। अगर ये केमिकली अलग अलग है तो इनके काम करने के मैकेनिज्म तरीके भी अलग अलग होंगे। सो नाउ वी विल सी द एक्शन मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीनियस हार्मोन एज वेल एज स्टेरॉयड हार्मोन। यही बेसिकली आज का हमारा कंटेंट था। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते रहो, नोट करते रहना, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। डिफरेंस बिटवीन द एक्शन मैकेनिज्म बिटवीन प्रोटीनियस एज वेल एज स्टेरॉयड हार्मोन। दो अलग अलग केमिकल नेचर के हार्मोन्स हमने देखा, तो अब हम ये भी देखेंगे कि इनके बीच मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी अलग अलग है, काम करने का तरीका अलग अलग है, वो क्या है अब हम देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे प्रोटीनियस नेचर के हार्मोन्स, किससे, प्रोटीनियस नेचर के हार्मोन से। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रोटीनियस हार्मोन के कैटेगरी के अंदर थायरॉक्सिन को छोड़कर कोई भी हार्मोन लिपिड सॉल्यूबल नहीं होता। देखो मैंने क्या कहा, एक्सेप्ट थायरॉक्सिन नॉट एनी ऑफ द हार्मोन आर लिपिड सॉल्यूबल, आर लिपिड सॉल्यूबल। और मुझे यह भी पता है कि किसी भी सेल का सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड के बाई लेयर, दो लेयर से मिलकर बना होता है, और वो लेयर सिर्फ उनको ही अंदर एंटर करने देगा जो कि लिपिड सॉल्यूबल होंगे, और इस कैटेगरी के अंदर थायरॉक्सिन को छोड़कर कोई भी लिपिड सॉल्यूबल नहीं है। इसका मतलब थायरॉक्सिन के अलावा कोई भी अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, सेल मेम्ब्रेन विल नॉट अलाउ टू एंटर इनसाइड। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये हमारा मान लो सेल मेम्ब्रेन बना दिया मैंने, क्या बना दिया, सेल मेम्ब्रेन बना दिया। अब ये मान लो हार्मोन है इस कैटेगरी का, प्रोटीनियस नेचर, आएगा यहीं रोक दिया जाएगा, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन विल नॉट अलाउ, बिकॉज दिस हार्मोन इज नॉट लिपिड सॉल्युबल। तो ये क्या करेगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ जो रिसेप्टर लगे होंगे इस सेल मेम्ब्रेन पर, उस पर जाकर ये बाइंड कर जाएगा, क्या, ये हार्मोन उससे जाके जुड़ जाएगा। जुड़ने की वजह से क्या होगा, जुड़ने की वजह से क्या होगा, यहां पर अंदर की तरफ एक कंपाउंड तैयार होगा, और ये कंपाउंड को हम लोग कहेंगे सेकंड मैसेंजर। क्या कहेंगे, सेकंड मैसेंजर। इसका मतलब हुआ क्या, वो हार्मोन्स जो लिपिड सॉल्युबल नहीं है उनको बाहर ही रोक दिया जाएगा, और जो रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के बाहर है उससे ये बाइंड करके अंदर एक कंपाउंड को तैयार करेंगे, और उस कंपाउंड को हम कहेंगे सेकंड मैसेंजर। तो हमें समझ में आ गया कि दोज हार्मोन्स व्हिच आर नॉट लिपिड सॉल्युबल एक्ट्स ऑन सेकंड मैसेंजर सिस्टम, सेकंड मैसेंजर। और सेकंड मैसेंजर ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन हो सकता है, तो कैल्शियम आयन ऑल्सो एक्ट्स एज अ सेकंड मैसेंजर, इनसिटॉल phosphate also acts as a second messenger,
ठीक है, साइक्लिक गुआनो मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक guano monophosphate also acts as a second messenger, and one more very important second messenger is nitric oxide. Nitric oxide is very important second messenger acting in human body. Now I will say and talk that how I am telling that nitric oxide is a very important. अब देखो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड मैसेंजर क्यों कह रहा हूं, ध्यान से देखना, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंड मैसेंजर का काम करता है। क्यों? क्योंकि पहली चीज याद रखना बेटा कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ वेजोडाइलेटर। किसकी तरह एक्ट करता है? वेजोडाइलेटर की तरह एक्ट करता है। इसका मतलब जब भी जाएगा तो ब्लड वेसल्स को बड़ा करेगा अंदर से, ताकि ब्लड फ्लो बढ़े, ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचे। इसीलिए इस नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज वियाग्रा जैसे ड्रग्स में भी किया जाता है। वियाग्रा आपको पता होगा, दिस ड्रग इज बेसिकली यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेल इम्पोटेंसी में मदद करता है। कैसे? तो ये वियाग्रा के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये जाएगा मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन के अगल बगल के ब्लड वेसल्स में, वहां के ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, जिसके वजह से वहां ब्लड सप्लाई जो है वो बढ़ेगी, अच्छी होगी, जिसके वजह से ऑक्सीजन भी अच्छा पहुंचेगा और वहां पर एक अच्छा फ्लो बनेगा। इसीलिए मेल इंपोटेंसी में जो वियाग्रा यूज करते हैं उसमें बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड ही है जो कि वेजोडाइलेशन का एक्शन दिखाकर काम को करता है। इसलिए मैं कह रहा था कि दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड मैसेंजर। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंड मैसेंजर का रोल अदा करता है। इज इट क्लियर? अब देखो बेटा आगे, अब हमें बात करना है सेकंड वो जो हार्मोन्स थे, स्टेरॉयड हार्मोन्स, व्हिच आर ओनली गोइंग टू रिलीज बाय गोनैड्स एंड द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो हमें पता है बेटा कि ये जो स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं ये सिर्फ दो जगह से रिलीज होंगे, एक तो गोनैड्स से, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले हिस्से से। तो अब देखो एक चीज और याद रखना, ये जो स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं दीज ऑल आर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, याद रखना। क्या से होते हैं? लिपिड सॉल्युबल। तो लिपिड सॉल्युबल है तो आराम से सेल के सेल मेम्ब्रेन इसको एंटर करने देगा। तो लो ये एक सेल मेम्ब्रेन बना दिया मैंने, ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, ये आराम से एंटर कर जाएगा अंदर एंटर कर जाएगा। तो अंदर एंटर करते अंदर की तरफ जो रिसेप्टर्स होंगे साइटोप्लाज्म में, अंदर की तरफ जो रिसेप्टर होंगे उससे ये हार्मोन आकर बाइंड करेगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके जाएगा कहां पे? इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर। किससे बाइंड करने? डीएनए से बाइंड करने। तो ये दोनों मिलकर जाएंगे किससे बाइंड करने? डीएनए से। और डीएनए से जैसे बाइंड करेंगे यहां पर जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट होगा। क्या होगा? जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट होगा। फिर सुनो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा द हार्मोन एज इट इज अ लिपिड सॉल्युबल इट विल डायरेक्टली enter inside the cytoplasm and get bind with the receptor inside the cytoplasm. The combination of this hormone and receptor will go inside the nucleus to bind with DNA and regulate gene expression. अब जीन एक्सप्रेशन हो गया तो प्रोटीन बनेगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, बहुत एक बार आया था, मैं आपके लिए लेकर भी आया हूं इस क्वेश्चन को। देखो यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। अ पर्सन ऑफ सीवियर ब्रोंकियल अस्थमा अबाउट टू डाई इन 2 to 3 minutes, वुड यू लाइक टू गिव स्टेरॉइड? एज अ डॉक्टर अगर एक अस्थमा का सीवियर पेशेंट आ गया, ब्रोंकियल अस्थमा का, वो लग रहा है 2 से 3 मिनट के अंदर मर जाएगा, क्या आप इमरजेंसी कंडीशन में स्टेरॉइड दोगे? तो आंसर विल बी नो। Why I am saying no? I will not give steroid to that patient. क्योंकि अगर मैं स्टेरॉइड दूंगा, ये स्टेरॉइड हार्मोन डायरेक्टली तो एंटर कर जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन अंदर जो है वो रिसेप्टर उससे बाइंड करेगा पहले, वो दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, वहां डीएनए से बाइंड करेगा, वहां पर जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट करेगा। और जीन एक्सप्रेशन भी एक बार में नहीं होता, जीन एक्सप्रेशन में सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है, फिर ट्रांसलेशन का स्टेप होता है, फिर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है, तब जाकर प्रोटीन बना।
प्रोटीन चेंज हुआ, इतने देर में ये पेशेंट 2-3 बार मर जाएगा 2-3 मिनट के अंदर। इसलिए हम लोग इमरजेंसी केस में स्टेरॉइड नहीं देंगे। तो अब सर करेंगे क्या, आप क्या करेंगे इमरजेंसी केस में? तो इमरजेंसी केस में इस पेशेंट को मैं दूंगा एड्रीनलिन, मैं एड्रीनलिन दूंगा। क्यों? एड्रीनलिन किसकी तरह काम करेगा? फर्स्ट कैटेगरी, मतलब प्रोटीनियस हार्मोन की तरह, प्रोटीनियस हार्मोन की तरह काम करेगा, थोड़ा फास्ट करेगा, और साथ ही साथ में स्टेरॉइड भी दे दूंगा ताकि एड्रीनलिन इमरजेंसी हार्मोन है, तुरंत काम करेगा, और तब तक साथ साथ में स्टेरॉइड दे दूंगा ताकि उतने देर में स्टेरॉइड भी अपना काम शुरू कर देगा। इस तरीके से हो सकता है कि हम इस पेशेंट को बचा लें। इज इट क्लियर? तो मेरा आज का मेन एम यही था स्टूडेंट्स के लिए कि ये जो प्रोटीनियस हार्मोन है और जो स्टेरॉइड हार्मोन है, इनके काम करने के एक्शन मैकेनिज्म में डिफरेंस था, वो मैंने समझा दिया। इज इट क्लियर? बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। इसी तरह छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बच्चों को फर्दर दिक्कत करते हैं, वो मेरा टारगेट रहता है। थैंक यू।